ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड में है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। पार्ट फर्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट सेकंड है सिटीजनशिप, पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, सिटीजन्स को दिए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो भी आर्टिकल होगा वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर होगा, और इनसे क्वेश्चन कोई ना कोई उठता ही है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड किया गया है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक सारे जो आर्टिकल हैं वो राइट टू इक्वलिटी है, इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि सब बराबर हैं। और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम, आज़ादी आपको बोलने की, कहीं भी रहने की, कहीं भी घर बनाने की, कोई भी काम करने की, और वो है राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेकर 23 और 24। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल है 25, 26, 27, 28। तो ये भी एक आइडिया हो जाता है कौन किसके अंदर है। तो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसकी कैटेगरी है राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से लेकर 18 तक है, 14, 15, 16, 17, 18 है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, मतलब आपका अधिकार नहीं छीन सकता, आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। आर्टिकल 23, 24 इसके लिए है। रिलीजन के लिए आर्टिकल 25 से 28 है कि आप अपना जो भी रिलीजन है फॉलो कर सकते हो, कंट्री आपको या स्टेट आपको नहीं रोकेगा और ना ही प्रमोट करेगा, स्टेट सेकुलर है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, मतलब आप अपने कल्चर को बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, आर्टिकल 29, 30 उसके बारे में है। 32 उसके बारे में है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, काफ़ी अच्छा आर्टिकल, सबसे अच्छा आर्टिकल यही है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिलाएगा, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। तो पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। इसके अंदर आर्टिकल आ रहे हैं 14 से लेकर 18 तक। तो आर्टिकल 14 है अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ की नज़रों में सब बराबर है। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो। 14 है अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर है। 15 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, उससे प्रोटेक्शन है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 है, मतलब पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरी है, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वलिटी दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी सबके लिए होंगी, किसी को रोका नहीं जाएगा। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी काफ़ी पूछा गया आर्टिकल है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की वो प्रैक्टिसेस थी कि जैसे कि हमारे कुएं से पानी नहीं भरना है, पहले ये होता था आज़ादी से पहले कि जो हरिजन थे या अनटचेबल थे वो उस रास्ते से नहीं जाएंगे, कुएं से पानी नहीं भरेंगे, मंदिरों में नहीं जाएंगे। तो आर्टिकल 17 उस अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया। तो आर्टिकल 17 उस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। एबोलिश मतलब ख़त्म करना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 काफ़ी पूछा गया आर्टिकल है। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कोई किसी को टाइटल नहीं देगा, जिससे ये सुपीरियरिटी वाली फीलिंग आ जाती है, सुपीरियर इन्फीरियर वाली फीलिंग आएगी। तो टाइटल सिर्फ सेना में मिलेंगे या पीएचडी वाले टाइटल मिलेंगे, जैसे डॉक्टर, ये सब चीज़ें हैं, उसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे आर्टिकल जो है 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि सब बराबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वलिटी दे रहा है। तो आर्टिकल 14 कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ होगा, सब बराबर होंगे। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, सब बराबर हैं। नो पर्सन इज अबाउ द लॉ, देखो लॉ से ऊपर तो कोई नहीं है, सब बराबर है उसके लॉ की नज़रों में। द स्टेट मस्ट ट्रीट पीपल सिमिलर कंडीशंस इक्वली, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, वो कितना भी अमीर है कितना भी गरीब है, उसे सेम सज़ा मिलेगी। ये आर्टिकल 14 इंश्योर करता है फेयरनेस, जस्टिस एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस इन गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस में कोई भेदभाव ना हो पाए, इक्वल रहे सब। तो आर्टिकल 14 है अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा, भेदभाव किसी बेस पर नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 के कई पार्ट हैं, जैसे कि 15 का 1 कह रहा है स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट इट्स सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बट कुछ बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है पॉजिटिव वे में। आर्टिकल 15 का 2 कह रहा है कि कोई भी सिटीजन को किसी भी शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोका जाएगा, किसके बेस पे, रेस, रिलीजन, किस धर्म का है, किस जेंडर का है, किस कास्ट का है, इस बेस पे किसी भी जगह से या शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक सकते। 15 का 2।
आर्टिकल 15 का 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रंस, बच्चों के और औरतों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बट ये पॉजिटिव वे में डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन होगा बट पॉजिटिव वे में, जैसे कि औरतों के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है बट पॉजिटिव है। तो 15 का थर्ड कह रहा है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, किन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं? वोमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 का 4 कह रहा है गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो पीछे रह गई हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। तो 15 का 4 ये कह रहा है। 15 का थर्ड कह रहा है बच्चों और औरतों के लिए। 15 का 4 कह रहा है जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए उनके लिए। 15 का 5 कह रहा है गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन बाय लॉ फॉर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास रह गई हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उन्हें वो दिया जाता है कोटा। तो ये हो गया आर्टिकल 15 का 5, जो एडमिशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन में कोटा दिया जाएगा या रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो 15 का 5 है। तो आर्टिकल 15 है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट आर्टिकल 15 का थर्ड कह रहा है कि बच्चों और औरतों के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। 15 का 4 कह रहा है जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास रह गई हैं उन्हें आगे प्रमोट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। 15 का 5 कह रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास रह गई हैं सोसाइटी में, उनके बच्चों को एडमिशन या रिजर्वेशन दिया जाएगा। 15 का 5 मतलब डिस्क्रिमिनेशन होगा बट पॉजिटिव वे में। 16 है अब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 16 का ए कह रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरी है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेगी। 16 का 2 कह रहा है किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 का थर्ड कह रहा है जो ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस है, मतलब जिस एरिया में जॉब है और उसी एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस दिया जा सकता है। तो मतलब एक पॉजिटिव वे में चीज़ें, जैसे डिस्क्रिमिनेशन है बट ये पॉजिटिव वे में है कि जहाँ जॉब है वहीं के आसपास के लोगों को कुछ परसेंट तक जॉब दी जाएंगी। तो 16 का थर्ड कह रहा है स्टेट बाय लॉ कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन केस ऑफ सर्टेन क्लास, हर जगह हर क्लास में नहीं, हर जगह नहीं, कुछ जगह कुछ केस में जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ रेजिडेंस के बेसिस पे मिल सकता है। जैसे फैक्ट्री इस एरिया में लगी है तो कुछ परसेंट इस एरिया के लोगों को जॉब मिलेगी। तो 16 का थर्ड ये है, डिस्क्रिमिनेशन है बट पॉजिटिव है क्योंकि उस एरिया के लोगों को तो जॉब मिलनी चाहिए ना पहले। 16 का 4 कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड क्लास रह गई है उन्हें सीट रिजर्व की गई हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके जॉब में। कुछ परसेंट कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है ना कि जॉब में, सरकारी जॉब में इतने परसेंट रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए है, तो जिससे कि वो आगे बढ़ सके। तो डिस्क्रिमिनेशन है बट एक पॉजिटिव वे में। 16 का 5 कह रहा है स्टेट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन सर्टेन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जैसे जो धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे मंदिर में पुजारी की अपॉइंट करना है मान लो, तो इस बेस पर तो ये डिस्क्रिमिनेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि उसे ही पुजारी बनाया जाएगा जो उस काम को कर सकता है ना। तो 16 का 5 मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बट पॉजिटिव वे में। आर्टिकल 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का समझ में आ गया था कि कोई भी, जैसे भी पहले होता था ना, हरिजन से लोअर कास्ट के लोग थे, वो बड़ी कास्ट के लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, बैठ भी नहीं सकते आसपास, खाट पे उनके साथ बैठ भी नहीं सकते, तो नीचे ज़मीन पर बैठते थे वो। उनके बर्तनों में खाना नहीं खाना, चांद कुछ नहीं खाना पीना करना, उनके कुएं से पानी नहीं भरना, तो ये प्रैक्टिस होती थी चीज़ें। तो इसे ख़त्म किया गया आर्टिकल 17 से। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। डिनाइंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, सर्विसेज और अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ पनिशेबल बाय लॉ। इस अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। इससे ये किसके लिए आर्टिकल आया? टू प्रमोट ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी, इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए। इट हेल्प्स इन इरेडिकेटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसे ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 आया। सपोर्ट द आइडिया ऑफ जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, सोसाइटी में सब मिलकर रहें। अनटचेबिलिटी इंक्लूड सोशल एक्सक्लूजन, अनटचेबिलिटी का मतलब ये है कि सोसाइटी ने उन्हें बाहर कर दिया अपने आप से। एंड डिनाइल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, टेम्पल, वेल्स और रोड्स, जो अनटचेबल था उन्हें वो ऐसा था कि वो ना तो रोड पर चलेंगे, ना कुएं से पानी भरेंगे, ना मंदिरों में जाएंगे, तो उन्हें इन चीज़ों को अलाउ ही नहीं किया गया, उन्हें इन चीज़ों से बाहर रख दिया गया। तो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी थी क्योंकि ये अनटचेबल्स की जो कास्ट थी उसी से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने जब अम्बेडकर जी जो ड्राफ्ट किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने ध्यान रखा इन चीज़ों का ये आगे ना हो, तो आर्टिकल 17 रखा गया कि ये सब चीज़ें अगर प्रैक्टिस की जा रही हैं तो दंड दिया जाएगा, सज़ा मिलेगी।
टू इन्फोर्स दिस लॉज लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 वर इनेक्टेड। तो आर्टिकल 17 है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन मतलब खत्म करना, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया। आर्टिकल 18 है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स मतलब किसी को कोई सुपीरियरिटी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, सब अबोलिश किया गया। 18 का ए कह रहा है कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। 18 का 2 कह रहा है कि प्रोहिबिट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम अगर हमारा इंडिया का सिटीजन है और फॉरेन कंट्री से टाइटल दे रही है तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो। आर्टिकल 13 कह रहा है अगर कोई फॉरेन सिटीजन है और इंडिया में काम कर रहा है और उसे उसकी कंट्री टाइटल देना चाह रही है तो पहले प्रेसिडेंट के कंसेंट लेने पड़ेंगे तभी टाइटल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 सब में इक्वलिटी लेके आने के लिए रखा गया। दूसरा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। पहले था राइट टू इक्वलिटी, उनमें सब में इक्वलिटी को प्रमोट किया गया। अब है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी। 19 से लेकर 22 तक ये है। तो आर्टिकल 19 है डेमोक्रेटिक राइट। 20 में है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, सज़ा नहीं मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा। 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको आज़ादी मिली है आपकी लाइफ जीने के लिए। 21 का एक है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, आपको बिना किसी बात के कोई जेल में नहीं रख सकता। तो ये फ्रीडम वाले आर्टिकल है 19 से लेकर 22 तक। 19 का आर्टिकल है डेमोक्रेटिक राइट, मतलब राइट टू, 19 का ए कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये याद रख लेना है, पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिकल है। ए में है क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है। बी में है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली बढ़ाने की आज़ादी है। राइट सी में है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हो जैसे कि लेबर एसोसिएशन, ऐसे चीज़ें। डी में है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 19(1) का डी कह रहा है कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट में घूम सकते हो। ई कह रहा है कि कहीं भी सेटल हो सकते हो, घर बना सकते हो। जी कह रहा है कि कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये है डेमोक्रेटिक राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 19। इसके ABCD ये सब याद रखने हैं। ए में है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी असेंबली, सी एसोसिएशन, डी टेरिटरी में फ्रीली घूम सकते हो, ई में कहीं भी सेटल हो सकते हो, जी में कह रहा है कि कोई भी ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन चूज कर सकते हो। बी से प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, मतलब आपने कोई गुनाह कर दिया तो आपको सज़ा मिलेगी, तो सज़ा एक्स्ट्रा ना मिलनी चाहिए, उसके लिए ये आर्टिकल है। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल। आर्टिकल 20 का 3 पार्ट है, इसका 20 का एक कह रहा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब आपने जो जो गुनाह किया है उसके टाइम जो सज़ा थी आपको वही दी जाएगी, ज़्यादा नहीं दी जाएगी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ए पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट वाज कमिटेड, मतलब जो गुनाह जब किया उस टाइम पे जो सज़ा थी वही दी जाएगी, एक्स्ट्रा सज़ा नहीं दी जाएगी। 20 का एक कह रहा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। 20 का 2 कह रहा है कि नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। 20 का 3 कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 का 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 20 है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, मतलब आपको सज़ा दी जा रही है तो उसमें भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि आपको सज़ा एक्स्ट्रा ना दी जाए। 21 का है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सको, नो पर्सन से कोई भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता, उसकी लाइफ नहीं छीनी जा सकती, पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 21 का ए है कंपलसरी और फ्री एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। ये आर्टिकल 21 जोड़ा गया था, 21 का ए जोड़ा गया था 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो 21A 2002 में जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा स्टेट। 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब आपको आर्टिकल 22 कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब आपको अरेस्ट क्यों किया गया है ये आपको बताया जाएगा, और डिटेंशन आपको ऐसे ही नहीं किया जा सकता, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पुलिस आपको पकड़ ले जाए और उसकी मर्जी से जब तक रखे, ऐसा नहीं हो सकता, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। आर्टिकल 23 ये नेक्स्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन आपका कोई नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, जैसे कि ज़बरदस्ती काम कराना हो, पैसा ना देना हो, तो ये सारी चीज़ नहीं हो सकती। इसके लिए आर्टिकल 23 है कि प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। स्टेट कैन रिक्वायर कंपलसरी सर्विस। आर्टिकल 23 का 2 कह रहा है कि अगर स्टेट को या गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है कि वो आपको सैलरी नहीं दे पा रहा है और काम करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा हो सकता है।
The state can force an individual to provide services to the state with or without payment in the large public interest. मान लो युद्ध हो गया तो सैलरी कैसे दी जाएगी, सैलरी नहीं आ रही, इसका मतलब ये थोड़ी आप काम करना बंद कर दोगे। तो ये हो सकता है 23 का 2 पार्ट है, अदरवाइज के अलावा कोई और आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आर्टिकल 24 कह रहा है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी पूछा गया आर्टिकल है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ या माइंस में काम नहीं करेंगे। बच्चों को बचाने के लिए आर्टिकल आया 24, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर वो भी ऐसा कि 14 साल की कम उम्र के से कम के जो बच्चे हैं वो हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करेंगे, माइंस में काम नहीं करेंगे। अगर करते पाए गए तो जो उन्हें रोज़गार वो काम दे रहा है उसे सज़ा मिलेगी। ये बच्चों के लिए आर्टिकल था। प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस और हैजार्डस ऑक्यूपेशन। मतलब जो खतरनाक हो सकते हैं उन इंडस्ट्रीज़ में, उन फैक्ट्रीज़ में 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको जो धर्म फॉलो करना कर सकते हो, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक उसके। आर्टिकल 25 कह रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। मतलब जैसे आपको प्रैक्टिस करना कर सकते हो, जैसे मानना मान सकते हो, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा टैक्स देने के लिए, और आप अपने कल्चर या लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। तो आर्टिकल 25 है रिलीजन के बारे में। इट गारंटी इंडिविजुअल्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट रिलीजन। खुद के जो रिलीजन है उसकी मर्जी है जो उसे फॉलो करना है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू बिलीव इन रिलीजन और नन एट ऑल। मतलब आपको जो धर्म फॉलो करना कर सकते हो, ये नहीं करना मत करो। आप राइट टू प्रोफेस है मतलब रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उसे ओपनली आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। उससे जो रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। स्प्रेड करना है आप स्प्रेड कर सकते हो, बट एक लीगल ढंग से। ऐसे ज़बरदस्ती आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। यू आर फ्री टू फॉलो एंड शेयर योर रिलीजन बट यू मस्ट रेस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर्स राइट्स। जो दूसरे का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं तुम्हारी जो मर्जी वो करो, अपना रिलीजन जैसे फॉलो करना है करो, बट दूसरे का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 26 कह रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आप अपने टेम्पल सेटअप कर सकते हो, मॉस्क, चर्च, जो भी रिलीजन के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए जा सकते हैं, इतनी आपको आज़ादी है। आप रिचुअल्स, सेरेमनीज या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। रिलीजियस ग्रुप्स कैन लीगली जो ज़मीन को ओन कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, एसेट ले सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें एक लॉ के अकॉर्डिंग, जो कंट्री का लॉ है उसके अकॉर्डिंग होंगी। सारी प्रॉपर्टी मैनेज उसी के अकॉर्डिंग होगी, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 27 कह रहा है कि ज़बरदस्ती आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी भी धर्म के प्रमोट करने के लिए। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स सिटीजन टू पे टैक्स फॉर द सपोर्ट ए स्पेसिफिक रिलीजन। गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती टैक्स नहीं ले सकता किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, कंट्री जो है वो सेकुलर है, यहाँ पर सभी धर्म बराबर हैं। बट जैसे कि पैसा लग सकता है, जैसे कि हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट है उनके मेंटेनेंस में खर्च होता है, तो वो सरकार उसे लगा सकती है उस पैसे को। आर्टिकल 28 कह रहा है फ्रीडम रिगार्डिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट आर फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पर कोई भी रिलीजियस जो टीचिंग है वो नहीं दी जाएगी। जो गवर्नमेंट जहाँ फंड दे रही है वहाँ पर आप रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते। आप रिलीजियस टीचिंग देने के लिए आपने अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला है तो वहाँ दे सकते हो, बट आप किसी को वहाँ पर फोर्स नहीं कर सकते हो। कोई लेना चाहता है ठीक है, नहीं लेना चाहता इंस्टीट्यूट तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल्स स्टे रिलीजियसली न्यूट्रल। हमारे यहाँ सेकुलर है, कंट्री सेकुलर है, सभी धर्म बराबर हैं, बट कोई अपने धर्म को बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलता है तो वहाँ वो फोर्स नहीं कर सकता, और सरकारी उसमें तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है कल्चरल और एजुकेशनल राइट, और ये है आर्टिकल 29 एंड 30। अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो किया जाता है काम। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। 29 का फर्स्ट कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, खुद के कल्चर को बचाने के लिए आप काम कर सकते हो। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जिनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर डिफरेंट है वो उसे प्रिजर्व कर सकता है। 29 का 2 कह रहा है किसी, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उन्होंने खोली तो कोई उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कि वो डिनाई नहीं कर सकते किसी को एडमिशन देने से। 29 का 2, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। इसमें इक्वल, मतलब जो उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोली है और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है तो वहाँ पर वो किसी के एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते। आर्टिकल 30 कह रहा है
राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 30 का फर्स्ट है राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन। जो ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो उनके पास अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलें और उसे चलाएं। इसे किसके लिए, टू हेल्प माइनॉरिटी प्रिजर्व। ये काम किसके लिए किया जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसके लिए खोला जा रहा है, जो उनकी माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेज है, कल्चर है या रिलीजन है उसे बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। जो सरकार उन्हें पैसा देगी उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सरकार उन्हें पैसा दे रही है, सभी को पैसा दे रही है, तो उन्हें पैसा दिया जाएगा। आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर लास्ट फंडामेंटल राइट है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट हमें दिलाएगा थ्रू रिट्स हैं 5 टाइप की। हैबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी। अगर हमें कोई इलीगली पकड़ के बंद कर लेता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि, या हमारे किसी अपने को पकड़ के बंद कर लेता है, हम कोर्ट में जा सकते हैं और फिर कोर्ट पूछेगा कि कहाँ है, लेके आओ। आप किसी को भी ऐसे ही पकड़ के नहीं रख सकते हो। तो हैबियस कॉर्पस, टू मे हैव द बॉडी। मैंडेमस मतलब वी कमांड, मतलब पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी वो काम करना उन्हें चाहिए, उनके पास वो अथॉरिटी है और वो काम नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहेगा कि तुम्हें ये काम करना है, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कंट्रोल करेगा। मैंडेमस मतलब वी कमांड। प्रोहिबिशन मतलब जो लोअर कोर्ट है वो अपने हद से ज़्यादा बड़े अगर केस ले रहा है ज़्यादा तो उन्हें रोका जा सकता है। इन प्रोहिबिशन मतलब रोकना। इन एन ऑर्डर इशूड बाय द हायर कोर्ट या ट्राइब्यूनल, किसके लिए, टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन ए केस वेयर इट इज़ एक्टिंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब जो लोअर कोर्ट है वो अपने एरिया से बड़े केस ले रहे हैं, अपने मतलब ज्यूरिसडिक्शन से बड़े केस ले रहे हैं, तो हायर कोर्ट उन्हें रोक सकता है कि ये तुम्हारा केस नहीं है, इसे ट्रांसफ़र करो हायर कोर्ट में। सर्ट्योरी टू बी सर्टिफाइड। अगर लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया है कि जो हायर कोर्ट को लगता है कि ये जजमेंट सही नहीं है तो सर्ट्योरी रिट्स लेके आई जाएगी, उसके जो जजमेंट है उसे कैंसिल किया जाएगा और मतलब इसे फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा केस को हायर कोर्ट में। क्यों वारंट मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी, ये इशू करता है कोर्ट कि जैसे कोई पब्लिक ऑफिसर्स है, कोई पोस्ट है तो उसमें बैठने के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं है। अगर उसे लगता है कि ये गलत ढंग से आया है तो उसे पूछा जा सकता है कि किस अथॉरिटी से तुम आए हो, क्यों वारंट से दिया जा सकता है। टू इंश्योर दैट ओनली एलिजिबल पर्सन होल्ड ऑफिशियल पोजीशंस। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उठते हैं। तो ये एक समरी टाइप है फंडामेंटल राइट्स की।